नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके अपकमिंग जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो हम 100 क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से बनाए गए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स में, कॉलेज के फ्रेंड्स में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसका बेनिफिट सारी क्लास ले सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर नई अपडेट आपको वीडियो से रिलेटेड सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है। दोस्तों आपके अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको समझना है कौन सा आंसर है वो तो मैं बता रहा हूँ। तो राजस्थान की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है, तो राजस्थान की जलवायु के 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं। तो इनमें से दोस्तों देखिए शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार की राजस्थान की जलवायु है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। वर्षा का मुख्य स्रोत राजस्थान में कौन सा है, यानी कि कौन से प्रकार का मानसून है। ऑप्शंस आपके सामने है, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर चक्रवात। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी पश्चिम मानसून, जो कि राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, सबसे सूखा वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, जो कि सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें से खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मरुस्थलीय एवं कांटेदार वन, डेजर्ट एंड थॉर्न फॉरेस्ट, जो कि यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फिफ्थ का। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ऊँट और चिंकारा दोनों के दोनों जो है वहाँ पर राज्य पशु है। चिंकारा भी इसका सही जवाब है, क्योंकि देखिए अब दोनों की अलग अलग कैटेगरी। अगर यहाँ पर लाइव स्टॉक कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है वह कैमल यानी कि ऊँट हमारा राज्य पशु हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वाइल्ड कैटेगरी की बात करें तो वाइल्ड कैटेगरी में यहाँ पर चिंकारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो राजस्थान का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर रणथंभौर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाकी के जो ऑप्शन है, यानी कि गिर जो कि गुजरात में स्थित है, कान्हा जो कि एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है और काजीरंगा असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करें तो इनमें से बाजरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन के विकास का प्रमुख कारण क्या है। तो राजस्थान में पशुपालन के विकास का प्रमुख कारण दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन से आपके सामने अधिक वर्षा, मरुस्थलीय परिस्थितियाँ, घने वन या नदी घाटियाँ। तो मरुस्थलीय परिस्थितियाँ इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, थारपारकर किसकी प्रसिद्ध नस्ल है। यहाँ पर है ऑप्शंस भेड़, ऊँट, गाय और बकरी। तो थारपारकर जो कि दोस्तों किसकी हो जाएगी, यहाँ पर गाय इसकी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि थारपारकर जो कि गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। और अगर भेड़ की बात करें, अगर भेड़ की प्रसिद्ध नस्लों की बात करें तो चोकला, खेराड़ी, मारवाड़ी, मालपुरा, मगरा और नाली पुगल, जो कि यहाँ पर भेड़ की प्रसिद्ध नस्लें हैं राजस्थान में पाई जाने वाली। उसके बाद दोस्तों देखिए अगर ऊँट की बात करें तो ऊँट की अगर हम बात करें तो बीकानेरी ऊँट हो गया, नाचना ऊँट, जैसलमेरी ऊँट, खराई, गोमठ, वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर ऊँट की कैटेगरी के आ जाएंगे। अब देखिए गाय हमने बताया थारपारकर एक तो हो गई। तो अब गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं, तो देखिए दोस्तों गाय में अगर हम बात करें दुधारू नस्लें जो होती है उसमें साहिवाल, गिर, लाल सिंधी, थारपारकर, राठी वगैरह दुधारू हो गए। उसके बाद एक होती है दोस्तों द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी मतलब क्या होता है, जो 2 काम करते हैं, यानी कि दूध भी देती है और साथ ही साथ में जो अपने खेत वगैरह में भी यूज़ होते हैं। तो उसमें दोस्तों देखिए कांकरेज हो गया,
मंगोल हो गया, देवनी हो गया, तो ये सारे के सारे जो हैं वह देखा जाए तो दोस्तों ये अपने द्विकाजी में आ जाएंगे। और एक तीसरी प्रकार की नस्ल होती है इसमें ही, गाय में ही, तो वो हो जाएगी विदेशी या संकर नस्ल जो होती है, विदेशी नस्ल होती है, जिसमें हमने आपने आप सभी ने नाम भी सुना होगा, जर्सी गाय, होस्टिंग गाय, फ्रीजियन गाय, तो वो सारी की सारी क्या होती है, विदेशी या संकर नस्लें होती है। और इनका मुख्यतः दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डेयरी फार्मिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में दूध के लिए इन गायों का यूज़ किया जाता है। जर्सी हो गया, होस्टिन हो गया, फ्रीजियन हो गया, उनका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक यह वीडियो जो कि रीच पहुँचेगी, जिससे कि यहाँ पर अधिक से अधिक हमको मोटिवेशन मिलेगा व्यूज़ से। तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स में, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और दोस्तों जनरल स्टडीज़ की और भी वीडियोस जो हमने पहले बनाई हैं इसी सिलेबस के ऊपर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। और हमारे जो एक कोर्स वाले अगर सेक्शन में जाएंगे हमारे यूट्यूब पर, कोर्स वाले सेक्शन में भी सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, चाहे वो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगी। अगर आप JGTU या किसी और यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे 11th क्वेश्चन की तरफ। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन हैं समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्ण मानसूनी और ध्रुवीय। दोस्तों देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो प्लीज़ आप यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर दोनों आपको मीडियम में समझाने चाहूँगा तो दोनों में आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत शॉर्ट तरीके से ही बता रहा हूँ। तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्ण मानसूनी, यानी कि सी ऑप्शन, ट्रॉपिकल मानसून इसका सही जवाब हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत, अरबी, फारसी या फिर लैटिन? तो दोस्तों मानसून शब्द की उत्पत्ति जो कि अरबी भाषा से हुई है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अरबी का जो मौसम शब्द है, मौसम शब्द से लिया गया है मानसून शब्द, और जिसका अर्थ होता है ऋतु या फिर मौसम। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पर गंगा इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गंगा हो गई, जिसकी लंबाई है भारत में कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। अगर यमुना की बात करें तो यमुना की लंबाई 1374 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की लंबाई वैसे तो देखा जाए ओवरऑल 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ 916 किलोमीटर है। पर कौन सी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। और गोदावरी नदी की बात करें तो 1465 किलोमीटर जो कि गोदावरी नदी है भारत में। भारत की सबसे बड़ी अफवाह प्रणाली कौन सी है? सबसे बड़ी अफवाह प्रणाली की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर गंगा अफवाह प्रणाली सबसे बड़ी प्रणाली हो जाएगी। 15th क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि लूणी नदी किसमें विलीन होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कच्छ की खाड़ी। ठीक है, लूणी नदी जो कि कच्छ की खाड़ी में विलीन होती है। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ विलीन होती है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बाकी सारी नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और अरब सागर की नदियों की बात करें तो अरब सागर में सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती वगैरह नदियाँ जो कि दोस्तों अरब सागर की ओर जाती है। और कच्छ की खाड़ी की ओर लूणी, पश्चिम बनास, खारी और रुक्मावती जैसी नदियाँ जो कि कच्छ की खाड़ी में मिलती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट 16th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गंगा इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ी नदी घाटी है गंगा। 17वां प्रश्न है 17 क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। 18 क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो 18वें का सही जवाब हो जाएगा गेहूं पर पड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है और उसके फादर अगर कहे जाते हैं, जनक कहे जाने वाले हैं, वहाँ पर ऑप्शन दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि MS स्वामीनाथन इसका सही जवाब हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की और। डेयरी किस प्रकार की गतिविधि है? तो डेयरी जो कि इंडस्ट्रियल है या एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी है, सर्विस बेस्ड एक्टिविटी है या फिर माइनिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कि कृषि आधारित है ना, डेयरी जो कि कृषि के अंतर्गत आता है, तो डेयरी जो कि कृषि आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जनगणना दोस्तों 10 वर्षों में होती है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में जो कि 2026 में भी जनगणना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए 22वां प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना दोस्तों कौन से वर्ष में हुई थी यह बताना है हमें। भारत की जो पहली जनगणना है वह 1872 में हुई थी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और अगर समकालिक जनगणना की बात करें तो 1881 सही जवाब हो जाएगा। समकालिक की जनगणना और भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। जनसंख्या घनत्व, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों देखिए कुल जनसंख्या या जन्म दर प्रति व्यक्ति के किलोमीटर जनसंख्या या मृत्यु दर। तो दोस्तों देखिए डेंसिटी हम मापते हैं, जो कि घनत्व मापते हैं, तो किस प्रकार से मापते हैं? कुल जो एरिया है उसमें 1000 पुरुष पर जो हम मानते हैं, तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या उस क्षेत्र में पाई जाएगी जहाँ पर हरा भरा एरिया हो, जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो, जहाँ हरियाली हो। तो ऐसा क्षेत्र अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में राजस्थान में की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत में जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या योजना मंत्रालय। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह विषय आता है। नेक्स्ट दोस्तों है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कौन सा है? तो कृषि एवं पशुपालन, यानी कि हमारे यहाँ राज्य में देखा जाए तो सर्वाधिक लोग जो कि वहाँ पर कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापक क्या है? आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापक की अगर बात करें तो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बी ऑप्शन है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक विकास तभी होगा जब हर एक व्यक्ति की आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगी तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापक यहीं से मापा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती है तब तक आर्थिक विकास में सर्वोत्तम नहीं बन पाएंगे अगर भारत की बात की जाए तो। राजस्थान की कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो राजस्थान की कृषि जो कि दोस्तों किस पर निर्भर करती है? नहर सिंचाई, भूजल, मानसून या आधुनिक तकनीकी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अधिकांश विद्यार्थी इसका ए ऑप्शन सही कर देते हैं, लेकिन देखिए राजस्थान में नहर है, अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी भाग में और उत्तरी भाग में। पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग में पूरा के पूरा एरिया मानसून पर निर्भर करता है। अगर मानसून यानी कि वर्षा होती है तो वहाँ पर अच्छे से खेती हो पाती है, और उस भाग में भी अगर बात करें, पश्चिम में भी अगर बारिश गिरती है तो निश्चित ही वहाँ पर भी अच्छे से फसल उग पाती है। इसलिए राजस्थान की कृषि मुख्यतः अगर किस पर निर्भर है तो मानसून इसका सही जवाब हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो कृषि क्षेत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिकांश लोग यहाँ पर कृषि करते हैं, इसलिए यहाँ पर कृषि सही जवाब होगा। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों सामाजिक और आर्थिक विकास करना ही जन कल्याणकारी योजनाएं होती है। जो वेलफेयर स्कीम्स होती है राजस्थान की या किसी भी राज्य की बात करें तो वही होती है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए। 31वां क्वेश्चन है कि भामाशाह योजना का संबंध किससे है? भामाशाह योजना किसानों से, महिलाओं से, उद्योगों से या फिर छात्रों से? तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि महिलाओं से संबंधित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों संबंधित किससे है? तो यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित है, सिंपल सा आंसर है इसका। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन नगर कौन सा है? पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा नगर या शहर या जिला दोस्तों देखें तो सबसे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि देश विदेश से सर्वाधिक अगर पर्यटक इस राज्य के किसी जिले में आते हैं तो वह जयपुर स्थान है, नगर है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है, स्वर्ण नगरी के नाम से, राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों, स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर अजमेर? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैसलमेर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण नगरी तो हो गई जैसलमेर। अब देखिए जोधपुर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये भी याद रखना होगा, जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी कहते हैं, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं और उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स, वाइट सिटी भी कहते हैं और अजमेर को हार्ट ऑफ राजस्थान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें इन सभी बातों का भी ध्यान रखना है, ताकि देखिए हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन ऐड किया है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक जिले से रिलेटेड, लेकिन अब 4 ऑप्शन और है तो 4 भी आपको जानने को मिले। ऐसे और भी अगर चीज़ें आती है, ऐसे और जगह आती है, उसको भी आपको ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते ही हैं। जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर उदयपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं और कोटा को एजुकेशन हब या फिर कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं और पुष्कर को, जो कि तीर्थराज, रोज गार्डन ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 35 क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मुख्य जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन से आपके सामने डोमेस्टिक मोड, आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण। जब इंटीग्रेशन होगा वर्ल्ड इकोनॉमी का तो वही भूमंडलीकरण का उद्देश्य माना गया है। भूमंडलीकरण का भारत पर प्रमुख प्रभाव क्या है? 37 क्वेश्चन है दोस्तों कि मेजर इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर? तो दोस्तों विदेश निवेश में वृद्धि। अब देखिए भूमंडलीकरण भारत पर इसका वही है कि हमारा जो विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें भारत में इन्वेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे यहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट मिले। बढ़ते नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो ई कॉमर्स का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा? जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना ही ई कॉमर्स का उपयोग है, यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह से जो भी हम खरीदारी करते हैं, मिंत्रा वगैरह से, तो वह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम व्यापार करते हैं घर बैठे, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो इस प्रकार से ई कॉमर्स का यह प्रमुख माध्यम है। उसके बाद दोस्तों देखिए ई कॉमर्स का प्रमुख लाभ क्या है? ई कॉमर्स का लाभ है कि समय की बचत हो जाती है और लागत की बचत हो जाती है, यानी कि अगर आप शॉपिंग करने खुद चल के जाएंगे तो आपका पेट्रोल का खर्चा भी होगा, आपका समय भी यहाँ पर खर्च होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ई कॉमर्स के माध्यम से आप घर बैठे बिना किसी इस प्रकार के खर्च से आप बाय कर सकते हैं, कुछ भी परचेस करना हो तो। उसके बाद देखिए 40 क्वेश्चन है कि भारत विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो HDI जो कि दोस्तों UNDP, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। UNDP के द्वारा यहाँ पर HDI जारी किया जाता है। HDI की फुल फॉर्म है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से HDI का घटक नहीं है। HDI का घटक कौन सा नहीं है? एजुकेशन, हेल्थ, इनकम या फिर रिलीजियस डेवलपमेंट। तो दोस्तों इनमें से दोस्तों जो D ऑप्शन है, यानी कि रिलीजियस डेवलपमेंट, जो कि HDI का घटक नहीं है। यानी कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस प्रकार से मापा जाता है? एक मापा जाता है शिक्षा से, स्वास्थ्य से और आय से। अगर इस किसी देश में ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं तो वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा रहता है और वह काफ़ी आगे रहता है वह देश इस इंडेक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन की ओर। गरीबी का तात्पर्य है, गरीबी का तात्पर्य किससे है? न्यूनतम जीवन स्तर का अभाव, यानी कि लैक ऑफ मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड जो है वह गरीबी का तात्पर्य है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, जो कि भारत में गरीबी का कारण, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन जो सोर्सेस है वह लिमिटेड है या फिर कम है। इसी कारण से यहाँ पर जो है दोस्तों गरीबी का काफ़ी मुख्य कारण है। उतना रोजगार नहीं है जिस कारण से यहाँ पर जो गरीबी पनप रही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी का दोस्तों अर्थ क्या है? काम की अधिकता या काम करने की इच्छा न होना, काम करने की इच्छा के बावजूद काम न मिलना और डी है कम वेतन। तो दोस्तों देखिए सी ऑप्शन इसका ज़रूर जवाब हो जाएगा। देखिए अगर देखा जाए तो चारों प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन सी ऑप्शन इसका ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि काम करने की इच्छा कई लोगों में होती है लेकिन उनको उचित कार्य नहीं मिल पाता है। काम की अधिकता भी कई क्षेत्रों में नहीं होती, जैसे गाँवों वगैरह में उचित रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे पलायन करना पड़ता है लोगों को बाहर की ओर। काम करने की इच्छा नहीं होना, ऐसे तो बहुत कम लोग रहते हैं जिनको काम करने की इच्छा नहीं होती है। बाकी कम वेतन वगैरह ठीक है, लेकिन हाँ रोजगार की बात करें तो काम
करने के बावजूद, इच्छा होने के बावजूद काम न मिलना इसका प्रमुख कारण है बेरोजगारी का। ग्रामीण बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रामीण बेरोजगारी का दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। मौसमी रोजगार इसका सही जवाब हो जाएगा। मौसमी रोजगार जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह। अब देखिए बेरोजगारी क्या कारण होता है, लोग जो गाँवों में रहते हैं वह अधिकतम कृषि पर निर्भर रहते हैं, लेकिन देखिए किसी वर्ष मान लीजिए किसी सीज़न में बारिश नहीं हो, फसल ख़राब हो जाती है, या किसी सीज़न में अच्छी फसल हुई लेकिन बारिश गिर गई, जब बारिश की आवश्यकता ना हो और बारिश गिर जाती है तब भी फसल ख़राब हो जाती है। इस प्रकार से, या कभी सुकाल अकाल वगैरह की स्थिति आ जाती है तो तभी भी यहाँ पर जो होता है दोस्तों बेरोजगारी का मुख्य कारण बन जाता है, जिस कारण से ग्रामीण लोग ज़्यादा बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 46 क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव मेन मोटो है वह क्या है? तो दोस्तों देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार। 47 क्वेश्चन है, मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार प्राप्त करवाना। फ्लैगशिप योजनाओं का अर्थ क्या है? सरकार की प्रमुख योजनाएं, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इज़, यानी कि ग्रामीण आजीविका जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, यानी कि जो पॉवर्टी एलिमिनेशन है तो उसको यहाँ पर हटाना, यानी कि गरीबी उन्मूलन करना। डिजिटल इंडिया योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी से है, यानी कि हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन में लाना, इंफॉर्मेशन IT का रिलेटेड यह प्रोग्राम है। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, राजस्थान किस प्रकार की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान महल, किले और स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के कौन से किले यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो उपयुक्त सभी, यानी कि चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन, आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला, ये चारों के चारों यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। हवा महल किस नगर में स्थित है? दोस्तों हवा महल जो कि राजस्थान के जयपुर कैपिटल सिटी में स्थित है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में सिटी पैलेस है, लेक पिछोला है, जगनिवास है, उसके बाद सज्जनगढ़ फोर्ट भी है वहाँ पर। उसके बाद देखिए जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया। उसके बाद बीकानेर की बात करें तो जूनागढ़ फोर्ट है, और करणी माता देशनोक में उनका मंदिर भी है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शंस का जवाब रहेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो फोर्ट है राजस्थान का वह दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में एक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, और जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे ज़रूर कुंभलगढ़ किला आता है। अब इन 4 ऑप्शंस की बात करें तो फिर कुंभलगढ़ इसका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए कुंभलगढ़ के बाद में मेहरानगढ़ का किला और फिर जैसलमेर का किला बड़ा आता है। तो यानी कि ऑप्शन के हिसाब से तो सी होगा। बाकी सबसे बड़ा राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला है, लगभग शायद देश का भी सबसे बड़ा वही है। उसके बाद देखिए 55वां प्रश्न है, फड़ चित्रकला मुख्यतः किससे संबंधित है? तो फड़ चित्रकला जो कि दोस्तों यहाँ पर लोक देवताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित चित्रकला कौन सी है? तो हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित चित्रकला बूंदी शैली हो जाएगी। नीली मिट्टी यानी कि जो ब्लू पॉटरी किस नगर से संबंधित है? तो जयपुर नगर से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, प्रसिद्ध है। गणगौर पर्व मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा गणगौर पर्व मनाया जाता है। राजस्थान में ऊँटों के व्यापार से संबंधित पर्व पुष्कर मेला, ठीक है दोस्तों, पुष्कर में। और गुगा जी को राजस्थान के किस देवता के रूप में पूजा जाता है? तो सर्प देवता यानी कि स्नेक गॉड के रूप में पूजा जाता है। रामदेव जी किस राज्य के प्रसिद्ध लोक देवता हैं? तो राजस्थान के हैं, लेकिन इनको गुजरात में भी पूजा जाता है, मध्य प्रदेश में भी पूजा जाता है, पंजाब में भी पूजा जाता है, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें प्रसिद्धि तो यहाँ पर वहाँ राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। मीराबाई राजस्थान के किस रूप में प्रसिद्ध है? तो संत कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। घूमर नृत्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो घूमर नृत्य दोस्तों महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 66वां क्वेश्चन है, मांगलियार समुदाय, जो मांगलियार समुदाय है वह किस लोक संगीत से है? तो मांड लोक संगीत से जुड़े हुए हैं।
डिंगल किससे संबंधित है दोस्तों? तो डिंगल जो कि राजस्थानी वीर काव्य से संबंधित है, हीरोइक पोइट्री से रिलेटेड है। राजस्थान की किस प्रमुख क्षेत्रीय बोली कौन सी है? तो राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय बोली मारवाड़ी है। कौन सी है दोस्तों? मारवाड़ी है। अवधी जो कि यूपी नेपाल में बोली जाती है, ब्रज जो कि यूपी में, एमपी में, हरियाणा और राजस्थान में बोली जाती है, या जो ब्रज बोली है वह, और मारवाड़ी तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में ज़रूर फेमस है। और जो भोजपुरी है, भोजपुरी जो कि यूपी, बिहार, झारखंड और कुछ नेपाल के भाग में भी यह बोली जाती है। ढोला मारू किस प्रकार से प्रसिद्ध है? तो ढोला मारू दोस्तों एक लोक महाकाव्य प्रसिद्ध है। किस एक प्रसिद्ध है? तो लोक महाकाव्य में प्रसिद्ध है। राजस्थान के गांवों के में पारंपरिक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो जो पंचायती राज है गांवों में, तो वहाँ पंचायती राज इसका सही जवाब होगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है दोस्तों? तो 3 स्तरों पर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है वह कार्य करती है। देखिए, गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जिला परिषद होता है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो अभी मैंने बताया, ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर कहलाता है। राजस्थान में शहरी स्थानीय स्वशासन में कौन सा शामिल है? इनमें से दोस्तों देखिए, नगर निगम सही जवाब हो जाएगा। अर्बन लोकल जो गवर्नेंस होती है वह नगर निगम में होती है। उसके बाद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, और जो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है वह रूरल लोकल में गिनी जाती है। और खाप पंचायत तो एक इनफॉर्मल कम्युनिटी काउंसिल होती है, तो इसको खाप पंचायत बोलते हैं। उसके बाद देखिए, नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? तो महापौर जो कि नगर निगम का प्रमुख होता है, सरपंच जो कि ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, प्रधान पंचायत समिति का प्रमुख होता है, और कलेक्टर जो कि डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रशासन का विकेंद्रीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते 76 क्वेश्चन की ओर। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है, मुख्य महत्व क्या है? तो दैनिक जीवन में जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए उपग्रहों का मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है दोस्तों? तो उपग्रहों का ये सारे का सारा उपयोग, यानी संचार के लिए भी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, तो मौसम पूर्वानुमान के लिए, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और जैसा कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि रोड बनाने के लिए भी उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, जो कि उपग्रहों के माध्यम से ही ये संभव हो पाता है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट है। और उसके बाद दोस्तों देखिए, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो इसरो जो कि दोस्तों भारत में कार्य करती है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। अब देखिए दोस्तों, जो आर्यभट्ट था, तो आर्यभट्ट एक मतलब कृत्रिम उपग्रह था जिसको लॉन्च किया गया था, सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। आपको याद रखना है, सोवियत यूनियन की हेल्प से यह लॉन्च किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित है, किस पर आधारित है सूचना प्रौद्योगिकी? कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है उसके कारण। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मेथेन CH4, और जलवाष्प गैसेस होती है, उनके कारण से यहाँ पर हरित गृह प्रभाव होता है। और ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण की बात करें इन चारों में से, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्रभाव कौन सा है? तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना, अनियमित वर्षा, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। राजस्थान में स्कूली शिक्षा किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। यह ध्यान रखना है आपको। कई विद्यार्थी NCERT कर देंगे, लेकिन NCERT नहीं, स्कूल शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन सही जवाब होगा। राजस्थान में उच्च शिक्षा का नियमन होता है, तो उच्च शिक्षा का नियमन UGC के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में हायर एजुकेशन इन राजस्थान इज़ रेगुलेटेड बाय UGC। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, अगर UGC की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, UGC की फुल फॉर्म। 86 क्वेश्चन है, खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेलों का मुख्य उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक विकास, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। खेलों से किसका विकास होता है? स्पोर्ट्स डेवलप करता है किस चीज़ का? अनुशासन का, आत्मविश्वास का, नेतृत्व क्षमता, या उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? ओलंपिक जो खेल है वह दोस्तों क्रिकेट की तरह ही 4 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं, चाहे वह समर ओलंपिक हो या विंटर ओलंपिक हो, 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। 89 क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन यानी कि 5 वलय इसका सही जवाब हो जाएगा। आपने दोस्तों देखा होगा कई बार ओलंपिक का आयोजन होता है तो कुछ इस प्रकार से इंटरलॉक, यहाँ पर ये जो मैं रिंग बना रहा हूँ इस प्रकार से रिंग बनी हुई रहती है, 5 रिंग होती है, बस यही 5 वलय या 5 रिंग्स है जो कि इसका लोगो है या प्रतीक है दोस्तों। और इसका महत्व क्या है? देखिए 5 होती है, 5 विभिन्न कलर होते हैं, ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ठीक है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, यहाँ पर 5 कलर होते हैं। और पाँचों 5 जो कलर होते हैं या पाँचों 5 रिंग होती है वह किसको रिप्रेजेंट करती है? जो हमारे पृथ्वी पर 5 कॉन्टिनेंट है उनको रिप्रेजेंट करती है। और जो दोस्तों बात करें हम नेक्स्ट ओलंपिक की, तो नेक्स्ट ओलंपिक 2028 में समर ओलंपिक होने वाले हैं जो कि लॉस एंजल्स USA यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत में महान हॉकी खिलाड़ी। भारत में महान हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट से संबंधित है, और नीरज चोपड़ा जेवलिन से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 91 क्वेश्चन की तरफ। नीरज चोपड़ा किस खेल से रिलेटेड है? तो जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से रिलेटेड है। अगर कुश्ती से रिलेटेड कोई खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है तो दोस्तों देखिए जैसे बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, तो फोगाट सिस्टर्स है, तो उन सभी को रिलेटेड अगर देखा जाए तो यहाँ सारे के सारे कुश्ती से रिलेटेड है। निशानेबाजी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अभिनव बिंद्रा है और एक मनु भाकर है। ठीक है दोस्तों, निशानेबाजी से रिलेटेड है। मुक्केबाजी की बात करें तो मैरी कॉम और उसके बाद लेवलिना बारगोन, तो वो सारे के सारे मुक्केबाजी से रिलेटेड है। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, हम सभी जानते हैं। फुटबॉल से खिलाड़ी अगर बात करें, फुटबॉल में राजस्थान भारत के जैसे सुनील छेत्री हैं, हम सभी जानते हैं। उसके बाद वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो रोनाल्डो, मेसी, एम्बाप्पे वगैरह सारे के सारे फुटबॉल से रिलेटेड हैं। हॉकी के खिलाड़ी हमारे ध्यानचंद जी है। उसके बाद टेनिस में बात करें, प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ, टेनिस में दोस्तों देखिए जैसे सानिया मिर्ज़ा है और उसके बाद लिएंडर पास है, तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर वगैरह। उसके बाद देखिए फीफा विश्व कप किससे संबंधित है? तो फीफा जो कि फुटबॉल से संबंधित है। हमें यह भी याद रखना होगा जैसे कि क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी टूर्नामेंट होती है, जैसे ICC कंडक्ट करवाता है क्रिकेट, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, मेंस जो 50 ओवर्स का होता है, T20 वर्ल्ड कप हो गया, उसके बाद एशिया कप हो गया। तो इस प्रकार से विभिन्न एशेज है और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवाते हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से रिलेटेड FIH हॉकी वर्ल्ड कप हो गया। उसके बाद टेनिस से रिलेटेड जो ग्रैंड स्लैम होता है, विंबलडन वगैरह, डेविस कप वगैरह, तो वो सारे के सारे टेनिस से रिलेटेड हैं। उसके बाद दोस्तों है 94th क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, चैंपियनशिप होती है जो कि रणजी है। और फुटबॉल से संबंधित बात करें तो संतोष कप, संतोष ट्रॉफी, डूरन कप, डूरन ट्रॉफी। ठीक है, उसके बाद देखिए हॉकी से रिलेटेड बात करें तो बेक्टन कप हो गया। ठीक है दोस्तों, एशियाई खेलों में भाग लेते हैं कौन कौन से देश लेते हैं? तो एशियाई खेलों में वो देश लेते हैं भाग जो कि एशिया में महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप के जो भी देश है वह एशियाई खेलों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 96 क्वेश्चन, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। टेनिस से संबंधित दोस्तों डेविस कप हो गया। उसके बाद क्रिकेट से संबंधित तो मैंने बता ही दिया आपको, जैसे एशिया कप, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, उसके बाद देखिए खेल जीवन में सिखाते हैं हमें, खेल हमें जीवन में क्या सिखाता है? सहयोग, अनुशासन, सहनशीलता और उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में। 99 क्वेश्चन है दोस्तों, खेलों से व्यक्तित्व का कौन सा विकास होता है? उपयुक्त सभी, यानी कि नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है। खेलों का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो खेलों का अंतिम उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व विकास खेलों का अंतिम उद्देश्य है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट्स रहेंगी हमारे चैनल से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।